हे गाइस, आज हम देखेंगे आइसो इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन जो कोई वुमेन जो है वो अगर पॉजिटिव है, आरएच जो ग्रुपिंग है उसकी पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और जो उसका बेबी है वो पॉजिटिव है जब वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो उस समय क्या प्रॉब्लम हो सकती है उन दोनों के ब्लड को मिक्स होने पे, ठीक है। जैसे ये बेबी है, ये पॉजिटिव है और मदर क्या है, नेगेटिव है। तो क्या ऐसा होगा और ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो यही हम देखेंगे। तो देखिए, आर एच पॉजिटिव जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, जो एंटी आर एच एंटी जो बॉडीज़ होती हैं, वो जो पॉजिटिव जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आर एच ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ को नहीं बना सकते, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो जो इंडिविजुअल आर एच नेगेटिव होते हैं, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव होता है, तो वो क्या कर लेते हैं, आर एच एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस पे। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन पे, जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर उनका ब्लड अगर उनका बेबी पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट उसमें भी बताया था टाइटल पे, कि अगर बेबी पॉजिटिव है जो उसके वॉम में है, मदर के मतलब गर्भ में है, और जो मदर है वो नेगेटिव है, तो अगर उनका ब्लड मिलता है आपस में तो क्या होगा। तो उस समय क्या होता है कि वो कैसे करके जो नेगेटिव मदर है वो कैसे आर एच ये जो एंटीबॉडीज़ को कैसे वो क्रिएट कर लेती, जो आर एच नेगेटिव वाली मदर होती है, ठीक है। तो या फिर ये कब होती है आर एच, ये जो एंटीबॉडीज़ कब क्रिएट होती हैं, या तो जब एक्सीडेंटली ट्रांसफ्यूज़न होता है आर एच जो ब्लड होता है, यानी कि अगर आर एच पॉजिटिव ब्लड गलती से आर एच नेगेटिव वुमेन को बाय मिस्टेक अगर थोड़ा भी ट्रांसफ्यूज हो जाए तो भी वो आर एच एंटीबॉडीज़ को बना सकती है। या फिर प्रेगनेंसी में जब वो मिक्स होता है उसके जो पॉजिटिव बेबी है उसके समय जो मिक्स होने के बाद जो ये प्रॉब्लम आती है एनर्जी, ये जो तब ये आइसो इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे स्लाइड में। तो आइसो इम्यूनाइजेशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसको दूसरा नाम है एलो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और सम इन अनदर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंटीबॉडीज अगेन एंटीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किसके अगेंस्ट बनती, एंटीजन के, जो कि अक्वायर फ्रॉम पर्सन कॉल्ड आइसो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जब ये प्रोसेस होता है तो उसको जो अगेंस्ट किसके, एंटीजन के एंटीबॉडी प्रोसेस बनने की जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हिंदी में भी नोट्स दे रखे हैं और इंग्लिश में भी, तो आपको जो भी सही लगे वो आप इससे ले सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। तो आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन बी फाउंड इन आर एच नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो ये जो आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये किस पे देखा जाता है, जो आर एच नेगेटिव वुमेन होती हैं। व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमेन इज आर एच नेगेटिव, जब जो प्रेग्नेंट वुमेन आर एच नेगेटिव होती है और उसका फीटस क्या होता है, आर एच पॉजिटिव होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आर एच एंटीजन जो होता है वो एब्सेंट होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स, ये जो आर एच एंटीजन जो होते हैं वो absent in the pregnant woman and RH एंटीजन इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द फीटस। तो क्या होता कि मदर के पास तो RH एंटीजन थे नहीं, लेकिन बेबी के पास क्या है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो RH एंटीजन है उसके ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये आइसो इम्यूनाइजेशन होता है जब वो मिक्स होता है। आगे हम देखेंगे कैसे मिक्स होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि बेबी का, बस ये जान लीजिए कि बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो तब ये कंडीशन होती है। और वो क्यों होती है वो हम आगे देखेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल द ब्लड ऑफ द फीटस कंटेनिंग ऑफ आर एच एंटीजन, यानी कि जब प्रेगनेंसी के समय जो फीटस मदर के वोम में है, उसके यूट्रस में है, तो वो कैसा है, आर एच एंटीजन वाला। तो वो तो ब्लड ग्रुप जो होता है उसका क्या नहीं हो, जो जिसमें आर एच एंटीजन है वो डज नॉट मिक्स विद द ब्लड ऑफ द वुमेन। तो वो मोस्टली तो क्या होता है, वुमेन के ब्लड से, उसके सर्कुलेशन से नहीं मिक्स होता है, क्योंकि बेबी का ब्लड सर्कुलेशन अलग होता है, मदर का ब्लड सर्कुलेशन अलग होता है, तो इसलिए वो दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें वो मिलते भी हैं, तो ठीक है। तो वो हम एक कंडीशन देखते हैं कि किस में वो मिलते हैं। जब कब मिक्स हो सकता है, अबॉर्शन के समय मिक्स होता है, या फिर एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन के समय मिक्स होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये आगे मैं स्लाइड में बताऊंगी। एंटीपार्टम हेमरेज में मिक्स होता है, ठीक है, या फिर एमनियोसिंथेसिस में मिक्स होता है, ठीक। अब और कब होता है, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में, जबकि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग ली जाती है मदर की ड्यूरिंग लेबर,
तो उस समय जो RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस होता है वो मिक्स हो सकता है किससे, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, अपनी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके ब्लड से वो मिक्स होता है। कब, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ठीक है। जो जबकि कोरियोनिक विलस की क्या ली जाती है, सैम्पलिंग ली जाती है, तब भी ये मिक्स हो सकता है, ठीक है। और ये RH एंटीजन एंटर द वुमेन्स ब्लड। अब वहाँ से जब प्रिक किया था तो वहाँ से क्या हो सकता है, जब सैंपल लेने के लिए निडल प्रिक की होगी तो उसमें क्या हो सकता है, वहाँ से के थ्रू प्लेसेंटा को, बैरियर को क्रॉस करते हुए जो बेबी के जो ये एंटीजन है वो क्या हो सकते हैं, मदर के ब्लड में एंटर हो सकते हैं। और फिर वहाँ पे क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी अगेन दैम स्टार्ट। तो वहाँ पे मदर के जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ पे क्या होगा, फिर एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाएगी अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है। यहाँ पे ऑल दो इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द करंट प्रेगनेंसी, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि जब वो अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर मिक्स हो गया, अभी पहली बार प्रेग्नेंट हुई है मदर और मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो इसका कोई और करंट प्रेगनेंसी में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट इट द वुमेन बिकम प्रेग्नेंट अगेन इन द फ्यूचर, लेकिन वही वुमेन अगर फ्यूचर में भी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसका फीटस पे असर होगा, ठीक है। और फीटस इज़ RH पॉजिटिव अगेन, और फीटस क्या है, अब RH नेगेटिव नहीं है, वो RH पॉजिटिव है दोबारा से। और फिर क्या होगा, देन द एंट्री ऑफ द ये जो RH एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द प्रेग्नेंट वुमेन। तो अब क्या होता है, जो पहली बार में जब वुमेन के अंदर बननी शुरू हो गई थी एंटीबॉडीज़, तो वो क्या हो जाती हैं, वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इन फीटस में क्या हो जाती हैं, एंटर होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या कर सकता है, हीमोलाइटिस डिजीज़ कॉज कर सकता है किस पे, बेबी पे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है मदर, ये फादर है जो कि एंटी पॉजिटिव, ये मतलब इसके पास ये जो है ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव RH एंटीजन इसके पास पॉजिटिव है, और ये क्या है, ब्लड ग्रुप इसका नेगेटिव और फादर का पॉजिटिव है, इजी लैंग्वेज में समझे तो। और जो मदर है वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पे जो मदर जो प्रेग्नेंट है उसका भी जो है ये पापा पॉजिटिव है, तो बेबी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मदर है वो नेगेटिव है, इसके पास क्या नहीं है, ये जो मदर है इसके पास क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, लेकिन फादर के पास एंटीजन है। अब यहाँ बेबी का जो एंटीजन है वो कहाँ है, एंटर होगा, अगर कोई जैसे हमने देखा था कि किन किन चीज़ों कंडीशन में एंटर हो सकता है, तो वो यहाँ मदर के ब्लड में मिक्स हुआ ड्यू टू एनी रीज़न, जो कि हमने अभी देखे थे आगे और अभी फिर से देखेंगे आगे भी। तो उसमें क्या होगा कि मदर के ब्लड में भी अब एंटीजन जो है वो जो पहुंच चुके हैं, जिससे कि अब वो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब ये देखिए जो बेबी का जो ब्लड है यहाँ से एंटीजन गए, अब मदर ने क्या करा, उन एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनानी स्टार्ट कर दी, एंटीबॉडी। तो नेक्स्ट टाइम में इसके पास क्या हो जाएंगी, अभी यहाँ पे एंटीबॉडी ज़्यादा बननी स्टार्ट हो गई, पहले में तो ज़्यादा थी ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसने अब क्रिएट करी है, जबकि बेबी वोम में है तो यहाँ पे ना के बराबर है तो कोई भी इसको इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, अब मदर के ब्लड में है, तो जब ये नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी तो ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो कहाँ, बैरियर को क्रॉस करके, यानी कि जो प्लेसेंटा है उसको क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाती है बेबी के ब्लड में, सर्कुलेशन में, ठीक है। तो RH फिर क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ऑफ द जो बेबी होते हैं, यानी कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव जो बेबी बॉर्न होते हैं वो कैसे होते हैं, RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन बीइंग डिपेंड ऑन द जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। अब मदर अगर नेगेटिव है और फादर जो है वो जीनोटाइप है, तो उस पर डिपेंड करता है कि बेबी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। पहली कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड होगा वो कैसा है, हेट्रोजाइगस टाइप का है, ठीक है, तब ये कॉज होगा, ठीक है। और इन सिचुएशन में क्या होगा, जो हाफ ऑफ द मतलब जो फादर है उसके पास क्या होंगे, हाफ ऑफ जीन ऑफ RH नेगेटिव टाइप के होंगे, और दूसरे आधे जो होंगे उसके नेगेटिव, ये जो
अगर उसके पास हाफ ऑफ जीन जो है वो आर एच नेगेटिव टाइप में, तो आर एच नेगेटिव फीमेल जो होती है उससे जो होती है उससे कंपेटेबल होगी, यानी कि उस मतलब उसमें कोई भी इसका बुरा असर नहीं हो रहा, कहने का मतलब, ठीक है। और फादर के पास रिमेनिंग हाफ जीन क्या होते हैं, आर एच पॉजिटिव होते हैं। तो मदर के पास तो नेगेटिव है, फादर के पास क्या है, हाफ तो पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव है। तो उससे क्या होगा, फीमेल अगर जो नेगेटिव है, फीमेल उससे क्या है, इनकम्पेटिबल है, ठीक है। तो जब वो प्रेग्नेंट होगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब जब चाइल्ड जो होता है वो कैसे होगा, उससे हाफ आर एच पॉजिटिव होगा और हाफ आर एच नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर फादर के पास हाफ जीन्स आर एच पॉजिटिव है और आर एच नेगेटिव है, तो बेबी कैसा हो जाएगा, कुल मिला के सरल शब्दों में समझे तो बेबी आधे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आधे नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि फादर के पास दोनों टाइप के जीन होते हैं। अब इधर देख लीजिए कंडीशन 2 में, इफ़ द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड, और ये जो हस्बैंड होता है अगर ये होमोजाइगस टाइप का है, ठीक है, तो मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, ऑल बेबीज़ आर पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव है ये, मतलब इसके पास नेगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर ये इनकम्पेटेबिलिटी क्या होगी, सीन होगी, ठीक है। तो अब कुछ फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मतलब कुछ फैक्टर जो कि आइसो इम्यूनाइजेशन, आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन को असर डालते हैं, वो होते हैं ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी का जो अवधि है वो कितनी तक पहुंच गई है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, कितनी लंबी प्रेगनेंसी है, उसका असर उससे भी उसका आइसो इम्यूनाइजेशन में वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। अब है क्वांटिटी ऑफ फीटल ब्लड पासिंग। अब क्या है, एक तो हो गई प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना है, दूसरा हो गया कि ब्लड कितना अमाउंट में पास हुआ है प्लेसेंटा के थ्रू, जो थ्रू द प्लेसेंटल टू द प्रेग्नेंट, मतलब जो ये वुमेन है, कितना तक का ब्लड उसके प्लेसेंटा के थ्रू उसको क्रॉस करा चुकी है, यानी कि कितना तक क्रॉस कर चुका है, वो क्वांटिटी कितनी है, मदर के ब्लड में कितना तक पहुंच चुका है फीटस का ब्लड, वो भी एक डिपेंड करता है इसको बनाने में ही, ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। फिर है पोस्टपार्टम प्रोफाइलेक्सिस विथ आर एच एन टी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। अब है पोस्टपार्टम जो भी उसको प्रोफाइलेक्सिस दी जा रही है मदर को आफ्टर डिलीवरी, तो उसके साथ आर एच एंटी इम्यूनो जो डी इम्यूनोग्लोबुलिन भी उसको दिया जाना है, दिया गया है या नहीं दिया गया, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें यही जो हमने अभी देखा था ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हम देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आइसो जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन अकरिंग डिपेंड ऑन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे मैंने बताया कि कितना लंबी पहुंच चुकी है, कितना उसका पीरियड हो चुका है प्रेगनेंसी का, उससे भी डिपेंड होता है। जब क्या होता है कि प्रेगनेंसी ड्यूरिंग विच पीरियड, अब प्रेगनेंसी के समय क्या होता है कि आर एच जो पॉजिटिव ब्लड होता है फीटस का, वो कैसे मिक्स हो जाता है, मतलब मिक्स होता है किससे, आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन से। तो वो प्रेगनेंसी के कौन से टाइमेस्टर में मिक्स हुआ है, उससे भी इसका असर होगा आइसो इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है इट इज़ मोस्ट लाइकली। अब ये देखिए कितना तक मिक्स हो सकता है उसका, यहाँ देख लीजिए कि अगर वो मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फीटस, डिलीवरी के समय जो होता है, अगर फुल टर्म तक पहुँच गई है डिलीवरी, अच्छा टर्म तक पहुँच गई है, अब उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो वहाँ पे वो ब्लड मिक्स हुआ मदर के, तो कितना भी अगर प्रिवेंशन करो, बचाव करो, तो फिर भी 15 to 50% चांसेस हैं ये आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन के, ठीक है। अगर आइसो इम्यूनाइजेशन के चांसेस जो होते हैं, स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन हो गया, यानी कि अपने आप ही क्या हो गया, उसका अबॉर्ट हो गया बेबी, तो उस समय जो है कब हो गया अबॉर्ट, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब स्टार्टिंग में ही हो गया, तो 3 to 4% चांसेस हो सकते हैं किसके, ये आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन के, ठीक है। अगर बेबी में जो होता है इंड्यूस ये करा रहे हैं, क्या नाम है, अबॉर्शन, यानी कि कुछ जानबूझ के अबॉर्शन एमटीपी टाइप कुछ करा रहे हैं और प्रिकॉशन भी रखा है कि ब्लड मिक्स ना हो, तो भी 5% चांसेस है मिक्स होने के, ठीक है, ब्लड उस पे मदर पे, और 5% चांसेस आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन के होने के हैं। अब रिक्वायरमेंट ऑफ आइसो इम्यूनाइजेशन इज इन केस ऑफ अबॉर्शन ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर तक डिलीवरी पहुंच गई, सॉरी प्रेगनेंसी पहुंच चुकी है, और वहाँ पे को थोड़ा सा ब्लड क्या हुआ, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, अबॉर्शन हो गया, तो फिर उसमें चांसेस क्या है, 10 से लेके
12% तक चांसेस हैं, यानी कि जो डिलीवरी होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को क्रॉस करके आगे पहुंच गई, थोड़ा और उसका जो टाइम पीरियड है बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 से 12% तक का आइसो इम्यूनाइजेशन के चांसेस हैं। अब दूसरा है अमाउंट ऑफ फीटस ब्लड एंटरिंग द प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू कितना ब्लड जा रहा है वो देखना है। अगर 0.1 ml से भी कम अगर ब्लड मदर के उसमें पहुंचा है सर्कुलेशन में, जो कि कैसा है उसमें RH एंटीजन वाला ब्लड है, तो क्या होगा प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड है उसमें 0.1% तक ही सर्कुलेशन में पहुंचा है, तो चांसेस क्या होते हैं इसके आइसो इम्यूनाइजेशन के बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ना के बराबर ये चांसेस होते हैं। अगर ये जो अमाउंट होता है ये मदर के ब्लड में 0.1 ml या 0.25 ml या और से लेके 1 ml या उससे भी ज़्यादा 5 ml तक पहुंच चुका है, तो जितना जितना ये ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो उतना उतना RH आइसो इम्यूनाइजेशन का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। उसी पर डिपेंड करता है कि कितना कितना उसकी जो आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, थर्ड है ये पोस्ट पार्टम प्रोफाइलैक्सिस विथ RH एंटीडी इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पोस्ट डिलीवरी हो चुकी है बेबी की, अब उसको क्या दिया जा रहा है, दिया गया है किसके साथ, प्रोफाइलैक्सिस के साथ आइसो इम्यूनाइजेशन, ये जो RH एंटीडी इम्यूनोग्लोबुलिन भी उसको दी गई है कि नहीं। ठीक है, इफ़ RH एंटीडी इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर्ड विद इन 72 आवर्स आफ्टर अबॉर्शन, चाहे अबॉर्शन हुआ हो चाहे डिलीवरी हुआ है, तो जो ये जो है RH एंटीडी इम्यूनोग्लोबुलिन उसको 72 आवर्स के अंदर में दे देनी चाहिए। इन द किसको देनी चाहिए, जो नेगेटिव वुमेन होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं जो चांसेस ऑफ गेटिंग आइसो इम्यूनाइजेशन क्या हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर ये दे दिया गया है 72 आवर्स के अंदर में। ठीक है, डिलीवरी और अबॉर्शन के बाद। ठीक, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अभी मैंने देखिए ये आपको एक बस छोटा छोटा करके मैं ये दूंगी आपको, तो आप माइंड हायर्स नर्सिंग की जो ये स्लाइड मतलब जो चैनल है वहाँ से आप इनके नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये माइंड हायर्स नर्सिंग की ये है ना माइंड हायर्स नर्सिंग, इसकी आप चैनल में जाके इनको सर्च करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए मैं आपको इसको तोड़ तोड़ के दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ अभी दिखाया कि प्रेगनेंसी में आइसो इम्यूनाइजेशन के क्या कारण होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो दूसरा जो टॉपिक है वो होगा, इसमें ये तो मेरा कंप्लीट करा दे रही हूँ, छोटे छोटे बना के दूंगी मैं आपको। ये होगा अब इफ़ेक्ट ऑफ RH आइसो इम्यूनाइजेशन ऑन फीटस। अब देखिए प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी बॉर्न होगा उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डिलीवरी के बाद, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट वुमेन है, डिलीवरी चाहे उसकी नहीं हुई है, बेबी बॉम्ब में है, तो क्या हो सकता है, उसका नेगेटिव मदर है और पॉजिटिव बेबी है, तो क्या परेशानी आएंगी वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक इसमें बने इसी टॉपिक पे, तो आप ऐसे करके सर्च करते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब इस वीडियो में।